सोचिए जरा, एक ऐसे सलाहकार के बारे में जो सुल्तान से कहता है बेरहम बनो, लेकिन साथ ही धर्म का रास्ता भी मत छोड़ो। आज हम बात करेंगे 14वीं शताब्दी के दिल्ली सल्तनत के उसी विवादास्पद रणनीतिकार की जिनकी सलाह ने सियासत की दिशा ही मोड़ दी। नाम था जिया बर्नी। बर्नी की सलाहें ना किसी पहेली से कम नहीं थीं। वो चाहते थे कि एक सुल्तान एक ही वक्त में बेरहम हो, धर्म को मानने वाला हो और एकदम प्रैक्टिकल भी। अब सवाल ये उठता है कि ये तीनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं, है ना? और बस यही सवाल है जो बर्नी को आज भी इतना दिलचस्प बना देता है। तो असल सवाल यही है कि हम बर्नी को क्या समझें। क्या वो सिर्फ एक कट्टरपंथी थे, जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं, या फिर इतिहास के उन गिने चुने लोगों में से थे जो सियासत की हकीकत को बिना किसी लाग लपेट के देखते थे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बर्नी इतने विवादास्पद क्यों हैं। देखिए, उनकी सलाहें अक्सर चौंकाने वाली होती थीं, और कुछ तो ऐसी हैं कि आज के ज़माने में सुनकर भी हैरानी हो। एक मिसाल देखिए, उनकी एक सलाह थी कि समाज के निचले और आम तबके के लोगों को शिक्षा देने पर ही पाबंदी लगा दो, फिर चाहे वो मुसलमान ही क्यों न हो। अब ये कोई मामूली बात तो थी नहीं, और इसी तरह की बातों ने उनकी एक बहुत ही, कह सकते हैं, नकारात्मक छवि बनाई। लेकिन उनकी किताब फतवा-ए-जहांदारी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। पता है क्यों? क्योंकि इसकी तुलना अक्सर कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मैकियावेली के द प्रिंस जैसे बड़े ग्रंथों से होती है। और ये तीनों ही किताबें सियासत की कड़वी सच्चाई यानी रियल पॉलिटिक के बारे में। तो आमतौर पर बर्नी को किन शब्दों में याद किया जाता है? उन्हें कहा जाता है एक रूढ़िवादी, एक कट्टरपंथी और कई बार तो धर्मांध भी। लेकिन सवाल वही है, क्या बस यही लेबल उनकी पूरी शख्सियत को बयां कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें तब मिलता है जब हम उस दौर को समझते हैं जिसमें बर्नी जी रहे थे। देखिए, उनके विचार यूं ही नहीं बने थे। वो उस वक्त के भयानक संकटों और उथल-पुथल की सीधी पैदाइश थे। जरा सोचिए, बर्नी की दुनिया कैसी थी। 1330 में एक बहुत बड़े किसान विद्रोह ने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। फिर 1351 में खुद बर्नी को दरबार से निकाल दिया गया और उन्हें गरीबी में जीना पड़ा। और इन्हीं सब तजुर्बों के बाद 74 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सबसे मशहूर किताब फतवा-ए-जहांदारी लिखी। तो ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने उनकी सोच को गढ़ा। उस वक्त दिल्ली सल्तनत चारों तरफ से खतरों से घिरी हुई थी। एक तरफ तो अमीर और सरदार बगावत पर उतारू थे, दूसरी तरफ सुल्तान की हुकूमत पर ही सवाल उठ रहे थे, और सबसे बड़ा डर था सल्तनत के अंदर से ही टूटकर बिखर जाने का। बर्नी असल में इन्हीं बड़ी समस्याओं का हल खोज रहे थे। तो इन सारे संकटों का बर्नी के पास क्या जवाब था? बस एक सीधा सा सिद्धांत, राज्य सबसे ऊपर है। उनकी पूरी सोच का केंद्र था पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, यानी राजनीतिक जरूरत। मतलब वो हर काम करो जो राज्य को बचाने और मजबूत बनाने के लिए जरूरी है, भले ही वो सुनने में या करने में अच्छा ना लगे। अब इस बात को समझने के लिए ना दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। पहली है शरीयत। ये वो पवित्र इस्लामी कानून है जो कुरान और पैगंबर की परंपरा पर आधारित हैं। कह सकते हैं कि ये एक आदर्श है। और दूसरी चीज है जवाबित। जवाबित वो सेक्युलर कानून थे जिन्हें सुल्तान खुद बनाते थे। क्यों? ताकि राज्य की प्रैक्टिकल जरूरतों को पूरा किया जा सके, खासकर उन मामलों में जहां शरीयत से सीधा जवाब नहीं मिलता था। और यहीं पर बर्नी का असली रियलिज्म सामने आता है। देखिए, एक तरफ है शरीयत, जिसका सोर्स है ईश्वर और जिसका मकसद है लोगों को नेक बनाना, और दूसरी तरफ है जवाबित, जिसका सोर्स है खुद राज्य और जिसका मकसद है स्थिरता बनाए रखना। बर्नी का मानना था कि एक अच्छे राज्य के लिए दोनों जरूरी हैं, लेकिन अगर कभी दोनों में टकराव हो जाए तो राज्य की स्थिरता यानी जवाबित को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और ये एक लाइन उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उनके लिए सबसे जरूरी था मकसद को हासिल करना, और मकसद था राज्य को मजबूत करना, चाहे तरीका कोई भी क्यों ना हो। मतलब साफ था, राज्य की सुरक्षा ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। अच्छा, तो फिर बर्नी के हिसाब से एक आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, और उसे चलाने वाले सुल्तान में क्या खूबियां होनी चाहिए? बर्नी के आदर्श सुल्तान की जो तस्वीर है वो बड़ी दिलचस्प है। पहली बात, वो ऊंचे खानदान का होना चाहिए, लेकिन साथ ही उसमें इंसाफ की गहरी समझ भी होनी चाहिए। उसे इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वो साजिशों को पहले ही भांप ले,
और हाँ, उसे अपनी प्रजा में खौफ और इज्जत दोनों कायम रखने आने चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात, उसे अपनी निजी जिंदगी और अपनी सल्तनत की जिम्मेदारियों के बीच एक लकीर खींचनी आनी चाहिए। बर्नी के मुताबिक एक मजबूत सल्तनत की नींव 3 स्तंभों यानी 3 पिलर्स पर टिकी होती है। पहला और सबसे जरूरी पिलर सेना, जो राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए जरूरी है। दूसरा ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, जो टैक्स वसूलने और प्रशासन चलाने का इंजन है। और तीसरा न्याय, जो समाज में व्यवस्था और लोगों में वफादारी बनाए रखने का एक बहुत बड़ा जरिया है। चलिए, अब आते हैं बर्नी के सबसे विवादास्पद पहलू पर। उन्हें अक्सर हिंदू विरोधी कहा जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं, तो एक सवाल उठता है, क्या उनका असली डर धर्म था, या फिर वो राजनीतिक और आर्थिक खतरे थे जो सल्तनत को कमजोर कर सकते थे? तो ये असली खतरे कौन थे बर्नी के नज़र में? पहला, अमीर व्यापारी और साहूकार, यानी उस दौर की इकोनॉमिक इलीट। दूसरा, जमींदार वर्ग, मतलब राय, राणा और रावत जैसे लोग जिनके पास जमीन और ताकत थी। और तीसरा, वो नीची जाति के लोग जो तरक्की करके ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए थे। मतलब बर्नी के लिए खतरा कोई भी हो सकता था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। अगर वो सल्तनत की स्थिरता के लिए खतरा बनता है, तो उनका असली निशाना धर्म नहीं बल्कि क्लास और पावर था। तो बर्नी की नज़र में न्याय या जस्टिस क्या था? ये कोई किताबी आदर्श नहीं था, बल्कि राज्य को स्थिर रखने का एक प्रैक्टिकल टूल था। जैसे चीज़ों के दाम कंट्रोल में रखो ताकि फौज और जनता बगावत ना कर दे। अकाल पड़े तो टैक्स माफ कर दो ताकि विद्रोह ना हो। अमीरों की जायदाद की हिफाजत करो ताकि वो आपस में ना लड़ने लगे। और सजा और माफी दोनों का इस्तेमाल इस तरह करो कि सल्तनत में व्यवस्था भी बनी रहे और वफादारी भी। तो इन सब बातों के बाद हम बर्नी को आखिर समझे तो समझे कैसे? चलिए इस पूरी पहेली को जोड़कर देखते हैं और उनकी विरासत को फिर से तोलते हैं। तो निचोड़ ये निकलता है, बर्नी सिर्फ एक कट्टरपंथी नहीं थे, वो एक कंजर्वेटिव एरिस्टोक्रेट थे। एक ऐसे कुलीन व्यक्ति जिसके सिर पर उस दौर की अराजकता को देखकर स्थिरता कायम करने का जुनून सवार था। उनका बस एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर ऑर्डर बनाए रखना। और उनकी पूरी फिलॉसफी, चाहे वो कितनी भी बेरहम क्यों ना लगे, अंदर से एकदम कंसिस्टेंट थी, यानी सुसंगत थी। उनकी हर एक सलाह, हर एक सोच का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, राज्य को मजबूत करना, उसे एकजुट रखना और उसका विस्तार करना। और आखिर में बर्नी हमें आज भी एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं कि किसी भी नेता के लिए पॉलिटिकल रियलिज्म और तानाशाही के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ होती है। राज्य को बचाने के नाम पर एक शासक कब यथार्थवादी से जालिम बन जाता है। जिया बर्नी की दुनिया भले ही 700 साल पुरानी हो, लेकिन सत्ता और शासन की ये गुत्थी आज भी उतनी ही पेचीदा है।